हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th पार्ट 1 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो जिसमें से आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने अपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आप मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य है कि आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पूरा काल में इसकी अवस्थिति कैसी थी? इसकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों सागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानबूझकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर, इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक समिति यानी सिमिट्री है। इस समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक जैसे जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि अगर सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी पेलेग्रिनी ने एकमात्र चित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के भीतर से संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो महाद्वीप पिंडों लारेंसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेंसिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है, आइए इनको देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण यानी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपों में साम्य, यह पहला है। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाई हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा के सापेक्ष 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता।
आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारित यानी रेडियोमेट्रिक ड्यूरिंग विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। टिलाइट क्या होता है? टिलाइट 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 वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप प्लेसर निक्षेप यानी प्लेसर डिपॉजिट्स घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है। इन प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका से मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खरे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावर शैल समूह में मिलते हैं। ये दोनों दोनों स्थान आज के एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। इस तरीके से यह पता चलता है कि सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, पोलर या ध्रुवी फ्लाइंग बल, पोलर फीइंग फोर्स, और ज्वारी बल, टिडल फोर्स। ध्रुवी फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं, वरन यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया, ज्वारी बल, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, इससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए हैं। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। अब देखिए आगे, संवहन धारा का सिद्धांत। संवहन धारा का सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों को नकार दिया था। महासागरीय अधःस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधःस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं, वरना उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड महासागरीय अधःस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधःस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयां हैं, जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय तट के ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण यानी डेटिंग ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नीतल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर की दूरी पर स्थित है, उनकी आयु आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। अब देखते हैं महासागरीय अधःस्थल की बनावट। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तार से दी गई है। गहराई व उच्चावच प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन, मध्य महासागरीय कटक। अब देखते हैं महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिनों के बीच का भाग है। इनमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल हैं। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। बीतलीय मैदान। बीतलीय मैदान ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। बीतलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। अब अगला है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशिनिक रीज। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट या एक प्रभाजक पठार है। इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। भूकंपी गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र यानी 4.5 अ और ब में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप को थोड़ा दक्षिण से 2 भागों में बंट जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई गिनी तक गिनी पर एक ऐसी रेखा से मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा छायांकित मेखला सैडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर है।
ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब सागरी अधःस्थल का विस्तार। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं और कटकों से दूर चट्टानों की वायु भी अधिक है। तीसरा पॉइंट है, महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। चौथा, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधःस्थल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार, इसके पहले यहाँ पे देखिए ज्वालामुखियों का वितरण किस तरीके से है, इसको देख लेते हैं। जो डॉट दिखाया गया है यहाँ पे देखिए गंभीर भूकंप और छिछले भूकंप केंद्र, ज्वालामुखी उद्गार और तप्त स्थल, यह सब जो है ना तप्त, जो बड़े बड़े डॉट है। जो छोटे डॉट है वह जो ज्वालामुखी उद्गार है, जैसे कि ये सब हो गया। यह सब ज्वालामुखी उद्गार है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं और कुछ स्थान जैसे गंभीर भूकंप क्षेत्र है, जैसे यह सब देखिए एरिया, एक गंभीर भूकंप क्षेत्र है और कुछ हल्के डॉट जो दिए गए हैं ये हैं छिछले भूकंप केंद्र हैं, जैसे कि यह सब। तो ये हमारे छिछले भूकंप केंद्र हैं। अब यहाँ पे देखिए सागरी अधस्थल का विस्तार। जैसे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऐसे सागरीय अधस्थल का विस्तार कैसे है। यह अभिसारी प्लेट है, यह सतरित ज्वालामुखी सील्ड यानी गुंबदी ज्वालामुखी, यहाँ पे तप्त स्थल है, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, महासागरी विस्तारित कटक, यहाँ से अपसारी सीमा, रूपांतरित प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा, खाई, महासागरी पटल, फिर सबडक्टिंग प्लेट, महाद्वीपी पटल, फिर महाद्वीपी रिफ्ट क्षेत्र यानी तरुण प्लेट सीमा। तो इस तरीके से हमारा सागरी अधस्थल का विस्तार हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं यह स्थिति थी जैसे 5400 वर्ष लाख पहले, 54,000 लाख पहले, 5400 लाख वर्ष पूर्व, तो इस तरीके से थी। उसके बाद 4200 लाख वर्ष पूर्व इस तरीके की स्थिति हुई। फिर इसके बाद 3000 लाख वर्ष पूर्व, तो इस तरीके से जुड़ गए। फिर 1200 लाख वर्ष बाद ये सारे इकट्ठे हो गए। फिर लास्ट में आते हैं वर्तमान स्थिति
तो विश्व का नक्शा बन गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से हो गया। ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महाद्वीपीय महासागरीय परपटी को दोनों तरफ ढकेलता रहा। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हिस ने महासागरीय परपटी के छेपड़ की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र संख्या 4.3 में महासागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है, जैसा कि हमने देखा अभी। अब देखते हैं प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक्स। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। यह प्लेटें दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थलमंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया गया है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट का महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। उदाहरणार्थ, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं, जैसा कि चित्र 4.7 में दिखाया गया। यह प्लेट इस प्रकार है, जैसे कुछ प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं। यहाँ पे पहला है कि अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक व इसके चारों ओर से घेरी हुई महासागरीय प्लेटें शामिल हैं, और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करती है। तीसरा, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, छठवां है अफ्रीका प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है, और सातवां है यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें सम्मिलित हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नाजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीप गतिमान है, यह सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है, यह निर्विवाद तथ्य है।
कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। चित्र संख्या 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों से स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों के प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई। प्लेट संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनाती हैं। अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो नई परपटी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें प्रसारी स्थान स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट उत्तरी अमेरिकी व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रही है। अभिसरण सीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट हो जाती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहां प्लेटें धंसती है इसे प्रविष्टन क्षेत्र सबडक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है, यहाँ पे संसार की प्रमुख बड़ी व छोटी प्लेट का वितरण। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे जो बिल्कुल समानांतर लाइन खींची गई है वह हमारी अपसारी सीमा है। अपसारी सीमा और उसमें त्रिभुज बना है अभिसरण सीमा, सिंगल लाइन रूपांतरण सीमा। यहाँ पे देखिए यूरेशियाई प्लेट है, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट, फिर उसके बाद यहाँ पे अरेबियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, मध्य अटलांटिक कटक, कैरेबियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, नाजका प्लेट, कोको कोको कोकोस प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, उसके बाद कैरोलिन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, जावा ट्रेंच, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, उसके बाद यूरेशियन खाई प्लेट, जुआन डी फ्यूका प्लेट, पूर्वी महासागरीय उभार, सैंड्रियाज फ्रांस और स्कोसिया प्लेट। तो इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट छोटी व बड़ी प्लेट को देख सकते हैं। अब देखते हैं रूपांतरण सीमा ट्रांसफर बाउंड्रीज, जहां न तो परपटी का निर्माण होता है न ही परपटी का विनाश होता, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इन सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतरण भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। अब प्लेट प्रवाह दरें रेट्स ऑफ प्लेट मोमेंट, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है। प्लेट प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायता सिद्ध हुई। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दरें सबसे कम है, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है।
प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन कौन से बल लगते हैं? फोर्स फॉर द प्लेट मोमेंट। जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय स्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है और आज यह अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और फैलता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरी तल का विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट, मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में महाद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिन्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल यानी स्प्रेडिंग साइट है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कृथल श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिणी पूर्व चाकोस द्वीप समूह चागोस आर्कीपेलागो के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारण तल है में जा मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया था। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, वह परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति को दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को तेथिस सागर अलग करता था और यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और यह एक लंबे समय तक जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप भी भूमध्य रेखा के निकट था लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे खिसकना आरंभ हुआ था, तो आरंभिक स्थिति ऐसी थी 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व, फिर इसके बाद 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस तरीके से हुई। यहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त है। फिर 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व, उसके बाद 1 करोड़ वर्ष पूर्व। देखिए वर्तमान भारत की स्थिति ऐसी है, तो इस तरीके से खिसक रही थी। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पी हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ
स्थित होने की संभावना व्यक्त की। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? इसका सही उत्तर है अब्राहम आर्टेलियस ने। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। उसके बाद तीसरा, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं? इसका सही उत्तर है अंटार्कटिक। चौथा प्रश्न है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हिस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।